हाँ, तो आज की इस गहरी चर्चा में हम सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं, मतलब ये सिर्फ एक बौद्धिक बातचीत नहीं है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम में से हर किसी की जिंदगी से, रातों की नींद से और मैं कहूँगा आत्मा से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत ही निजी विषय है। हाँ, तो आज के हमारे स्रोत सामग्री में विक्टर फ्रैंकल की बहुत ही मशहूर और प्रभावशाली किताब द अनहर्ड क्राई फॉर मीनिंग के रिव्यू और नोट्स शामिल हैं। लेकिन इस किताब के पन्नों में जाने से पहले मैं एक बहुत ही चौंकाने वाले विरोधाभास से शुरुआत करना चाहता हूँ। अच्छा, वो विरोधाभास क्या है? देखिए, आज की इस आधुनिक दुनिया को अगर हम बाहर से देखें तो इंसान आज जितना सक्सेसफुल और साधन संपन्न दिखता है, उतना मानव इतिहास में पहले कभी नहीं दिखा। एकदम सही बात है। आसमान छूती इमारतें हैं। हाँ, और सुख सुविधाओं से भरी गाड़ियां हैं। सोशल मीडिया पर तो हर किसी की जिंदगी किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी परफेक्ट दिखती है। बाहर से सब कुछ एकदम बेदाग नजर आता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी अंदर झांक कर देखें तो ऐसा लगता है कि इंसान अंदर ही अंदर टूट रहा है। वो एक अजीब से कभी न खत्म होने वाले खालीपन से जूझ रहा है। और ये विरोधाभास ही आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इस बाहरी चकाचौंध और अंदरूनी खोखलेपन के बीच का जो अंतर है, उसे हमारा समाज अक्सर पूरी तरह से गलत समझ लेता है। गलत समझ लेता है? मतलब किस तरह से? देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि जब लोग इस खालीपन या बेचैनी को महसूस करते हैं तो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है या समाज है, वो तुरंत उस पर मेंटल इलनेस या मानसिक बीमारी का ठप्पा लगा देता है। हाँ, तुरंत दवाइयां लिख दी जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन विक्टर फ्रैंकल का दृष्टिकोण यहाँ बिल्कुल अलग और क्रांतिकारी है। फ्रैंकल, जो कि एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक और लोगोथेरेपी के जनक थे, उनका मानना है कि जिसे समाज एक मानसिक बीमारी समझकर दवाइयों से दबाने की कोशिश कर रहा है, वो असल में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, यानी अस्तित्व का संकट। जी हाँ, और आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम इस छिपे हुए दर्द को समझें, ये जानने की कोशिश करें कि इंसान के भीतर की वो अनसुनी चीख आखिर क्या मांग रही है। एक मिनट, आपने अभी लोगोथेरेपी कहा। मैंने मनोविज्ञान के संदर्भ में इस शब्द को सुना तो है, लेकिन ये पारंपरिक थेरेपी या साइकोलॉजी से कैसे अलग है? क्योंकि जब हम थेरेपी की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड का नाम आता है। ये बहुत ही शानदार सवाल है। फ्रैंकल के विचारों को समझने के लिए इस अंतर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मनोविज्ञान के इतिहास में 3 प्रमुख विचारधाराएं रही हैं। सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि इंसान का सबसे बड़ा प्रेरक बल है सुख की इच्छा, जिसे विल टू प्लेजर कहते हैं। बिल्कुल। इसके बाद एल्फ्रेड एडलर आए, जिन्होंने कहा कि इंसान असल में शक्ति की इच्छा या विल टू पावर से संचालित होता है। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने इन दोनों से अलग हटकर अपनी लोगोथेरेपी दी। तो ये लोगोथेरेपी किस चीज पर आधारित है? यह ग्रीक शब्द लोगोस से बना है, जिसका अर्थ है मीनिंग या अर्थ। फ्रैंकल का कहना था कि इंसान की सबसे गहरी और मूल प्रेरणा न तो सुख पाना है, न ही शक्ति हासिल करना है। वह प्रेरणा है अर्थ की इच्छा या विल टू मीनिंग। वाह, विल टू मीनिंग, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, लोगोथेरेपी इंसान को उसके जीवन का अर्थ खोजने में मदद करती है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ खटक रही है। अगर हम आज के समाज के लक्षणों पर गौर करें तो स्रोत में भी बताया गया है कि आज हर तरफ डिप्रेशन, नशे की लत, एंग्जाइटी और सुसाइड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जी, आंकड़े तो यही बताते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सच में क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रहा हो तो क्या उसे सिर्फ अर्थ की कमी कहकर टाल देना खतरनाक नहीं होगा? क्या हम उनकी असली मेडिकल स्थिति को नकार नहीं रहे? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, और फ्रैंकल खुद एक मेडिकल डॉक्टर और मनोचिकित्सक थे, इसलिए वे कभी भी बायोलॉजिकल या क्लिनिकल डिप्रेशन को नहीं नकारते। उनका कहना ये नहीं है कि हर तरह का डिप्रेशन सिर्फ अर्थ की कमी है। अच्छा, तो मेडिकल इलाज अपनी जगह सही है? बिल्कुल। कुछ बीमारियां सच में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं और उनका मेडिकल इलाज होना ही चाहिए। लेकिन फ्रैंकल चेतावनी देते हैं कि आज जो डिप्रेशन और एंजाइटी की बाढ़ आई हुई है, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा मेडिकल नहीं है, वो एग्जिस्टेंशियल है। यानी इंसान असल में बीमार नहीं है? हाँ, वो बीमार नहीं है, वो बस ये नहीं जानता कि उसे सुबह बिस्तर से क्यों उठना चाहिए। वो भीतर से चीख रहा है कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य हो। इस किताब का शीर्षक द अनहर्ड क्राई फॉर मीनिंग भी इसी अनसुनी चीख की ओर इशारा करता है।
और समाज इसका क्या इलाज दे रहा है? हम सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट गोलियां बांट रहे हैं या फिर इंसान को ध्यान भटकाने के साधन थमा रहे हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। समाज असली जरूरत को नजरअंदाज कर रहा है। ये ध्यान भटकाने या डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट बहुत ही सटीक है। अगर हम अपने आसपास देखें तो ये साफ दिखता है। रात के 2 बजे हैं, नींद नहीं आ रही है और लोग बस अपने फोन की स्क्रीन पर घंटों तक शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ खुद को सुन्न करने के लिए। बिल्कुल। वीकेंड आते ही लोग पार्टी और नशे का सहारा लेते हैं या फिर बिना जरूरत की महंगी चीजें खरीदते हैं, ये सोचकर कि शायद ये नई गाड़ी या नया फोन उस खालीपन को भर देगा। लेकिन वो खालीपन कभी भरता नहीं है। नहीं भरता। ये सब असल में उसी खालीपन से भागने की कोशिशें ही तो हैं। जब इंसान अकेलेपन में खुद का सामना नहीं कर पाता तो वो शोर और स्क्रीन के पीछे छिपने लगता है। हम असल बीमारी का इलाज कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ लक्षणों को दबा रहे हैं। फ्रैंकल इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं। जब किसी व्यक्ति को ये समझ नहीं आता कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो उस बेचैनी को कम करने के लिए नशे का सहारा लेता है या फिर उपभोक्तावाद में खो जाता है। हाँ, हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो हर दर्द को तुरंत सुनकर देना चाहता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर दर्द बुरा नहीं होता। और यहीं पर फ्रैंकल की किताब में मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। किताब में एक जगह जिक्र है कि डिप्रेशन को हमेशा सिर्फ एक बीमारी की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे एक मैसेज या संदेश की तरह देखा जाना चाहिए। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कार के डैशबोर्ड पर लाल बत्ती जलती है। वो बत्ती कोई बीमारी नहीं है, वो तो एक संदेश है कि इंजन के अंदर तेल कम हो गया है या कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। अगर हम परेशान होकर सिर्फ उस बत्ती को फोड़ दें या उसे किसी काले स्टिकर से छुपा दें, तो क्या इंजन ठीक हो जाएगा? नहीं ना, कुछ दूर जाकर कार पूरी तरह खराब हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये डैशबोर्ड वाला। उसी तरह ये जो खालीपन या उदासी है, ये हमारी आत्मा का डैशबोर्ड इंडिकेटर है। ये बता रहा है कि जीवन में कुछ बहुत जरूरी कमी है, कोई दिशा है जिसे खोजना अभी बाकी है। और इसी गहराई और आत्मा की इस पुकार को वैज्ञानिक रूप से समझाने के लिए फ्रैंकल ने एक बहुत ही भारी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण शब्द गढ़ा है। वो शब्द है न्यूजेनिक न्यूरोसिस। हाँ, न्यूजेनिक न्यूरोसिस। जब मैंने पहली बार स्रोत में इस शब्द को पढ़ा तो ये किसी जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारी जैसा लगा। नाम से ऐसा ही लगता है। क्या हम इसे थोड़ी सरल भाषा में समझ सकते हैं? आखिर एक आम इंसान की जिंदगी में ये न्यूजेनिक न्यूरोसिस दिखता कैसा है? इसे सरल भाषा में समझने के लिए हमें इंसान के अस्तित्व के 3 स्तरों को देखना होगा: शरीर, दिमाग और आत्मा। पारंपरिक मनोविज्ञान अक्सर सिर्फ शरीर और दिमाग तक ही सीमित रहता है, यानी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। जी, अगर शरीर में कोई रसायन कम हो गया तो वो बायोलॉजिकल बीमारी है। अगर बचपन के किसी ट्रॉमा की वजह से मन परेशान है तो वो मनोवैज्ञानिक बीमारी है। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि न्यूजेनिक न्यूरोसिस न तो शरीर की बीमारी है और न ही दिमाग की। तो फिर ये किस चीज की बीमारी है? ये सीधे तौर पर इंसान की आत्मा की बीमारी है। और यहाँ आत्मा से उनका मतलब किसी धार्मिक या रहस्यमयी अवधारणा से नहीं है। उनका मतलब इंसान के उस मुख्य हिस्से से है जो मूल्य, उद्देश्य और अर्थ की तलाश करता है। अच्छा, मतलब जो जीवन के वैल्यूज से जुड़ा है। हाँ, जब किसी व्यक्ति के जीवन में अर्थ का टकराव होता है या जब उसे अपने वजूद का कोई कारण नजर नहीं आता, तब जो हताशा और खालीपन पैदा होता है उसे ही न्यूजेनिक न्यूरोसिस कहा गया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब इंसान के जीवन में वैल्यूज या मूल्यों का पतन हो जाता है तब ये आत्मा की बीमारी पैदा होती है? एकदम सही। क्योंकि किताब में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मूल्यों के गिरने से जीवन पूरी तरह से डायरेक्शनलेस या दिशाहीन हो जाता है। फ्रैंकल बताते हैं कि पुराने समय में ऐसा नहीं था। जानवरों के पास अपनी मूल प्रवृत्ति होती है जो उन्हें बताती है कि क्या करना है। इंसान के पास वो प्रवृत्ति नहीं है। तो इंसान कैसे तय करते था कि उसे क्या करना है? पहले के समय में इंसान के पास मजबूत परंपराएं, सामाजिक संरचनाएं और धार्मिक मान्यताएं हुआ करती थीं। वो उसे बताती थीं कि उसे कैसे जीना है, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन आधुनिक दुनिया में क्या हुआ? वे पुरानी परंपराएं और मान्यताएं टूट गई। बिल्कुल। अब इंसान को कोई बताने वाला नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए, और इसी स्वतंत्रता के कारण इंसान आज पूरी तरह से दिशाहीन हो गया है। तो जब उसे खुद नहीं पता होता कि क्या करना है तो वो क्या करता है? वो या तो वही करने लगता है जो बाकी सब कर रहे हैं, जिसे कन्फर्मिज्म कहते हैं, या फिर वो वही करता है जो ताकतवर लोग उससे करवाना चाहते हैं, जिसे टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति है।
अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक उदाहरण से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है कि आप एक बहुत ही शानदार हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में बैठे हैं। हाँ, एक बहुत ही तेज रफ्तार ट्रेन। ट्रेन के अंदर की सारी सुख सुविधाएं बेहतरीन हैं, शानदार सीटें हैं, एयर कंडीशनर एकदम परफेक्ट चल रहा है, बढ़िया खाना सर्व किया जा रहा है। ये आपका शरीर और दिमाग हो गया जो बाहर से एकदम स्वस्थ और संतुष्ट है। बिल्कुल सही तुलना है। लेकिन उस ट्रेन का ड्राइवर ये भूल गया है कि उसे जाना कहाँ है। ट्रेन पटरियों पर पूरी स्पीड से दौड़ रही है लेकिन कोई मंजिल नहीं है और कोई दिशा भी नहीं है। तो वो जो बिना मंजिल के तेज रफ्तार में भागने की बेचैनी और घबराहट है, जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं और सोचते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं, शायद वही न्यूजेनिक न्यूरोसिस है, वही आत्मा की बीमारी है। ये एक बहुत ही सुंदर और सटीक रूपक है और इसी तेज रफ्तार से भागने की बेचैनी हमें फ्रैंकल के दर्शन के अगले और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाती है। वो हिस्सा है स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच का कड़वा सच। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। आज का आधुनिक समाज स्वतंत्रता को दुनिया का सबसे बड़ा मूल्य मानता है। हर कोई हर तरह के बंधन से आजाद होना चाहता है। और यहीं पर चर्चा बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। किताब में स्पष्ट रूप से एक बहुत ही गहरा विचार दिया गया है कि स्वतंत्रता तब तक खतरनाक है जब तक उसके साथ जिम्मेदारी न जुड़ी हो। हाँ, आज हर कोई कहता है मेरी जिंदगी मेरे नियम। युवाओं में ये एक स्लोगन बन चुका है, लेकिन कोई भी उन नियमों के परिणाम भुगतने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। हम आजादी तो पूरी चाहते हैं लेकिन कोई बोझ नहीं उठाना चाहते। और यही आधुनिक युग की सबसे बड़ी विडंबना है जो हमें अंदर से खोखला कर रही है। फ्रैंकल ने अपनी इस किताब में और अपने पूरे जीवन के दर्शन में इस बात पर बहुत जोर दिया है। उनका एक बहुत ही मशहूर कथन है। वे कहते थे कि अमेरिका के पूर्वी तट पर स्वतंत्रता की प्रतिमा खड़ी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जी, लेकिन स्वतंत्रता अपने आप में अधूरी है। इसलिए फ्रैंकल ने सुझाव दिया था कि पश्चिमी तट पर एक स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी की प्रतिमा भी बननी चाहिए। ये बहुत ही शानदार विचार है। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बंधनों से मुक्त होना या मनमानी करना नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता वो है जब हम उस आजादी का उपयोग किसी सार्थक काम को चुनने और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए करते हैं। बिना जिम्मेदारी के स्वतंत्रता इंसान को स्वार्थी, दिशाहीन और अंततः बहुत दुखी बना देती है। मुझे इस पूरी किताब में जो लाइन सबसे ज्यादा शक्तिशाली और झकझोरने वाली लगी वो मैं यहाँ जरूर साझा करना चाहूंगा। स्रोत में लिखा है, इंसान खुशी से नहीं जिम्मेदारी से कंप्लीट होता है। ये लाइन अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। आज की दुनिया जो हमें दिन रात ये बेच रही है कि खुश कैसे रहें, उसके मुंह पर यह लाइन एक करारा तमाचा है। ये पंक्ति वास्तव में इस पूरी चर्चा का सार है। अगर हम आधुनिक दुनिया के विज्ञापन जगत को देखें या सोशल मीडिया को देखें तो हर कोई सिर्फ खुशी या प्लेजर के पीछे भाग रहा है। हमें सिखाया जा रहा है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य हर पल खुश रहना है। और अगर कोई खुश नहीं है तो मतलब उसमें कोई कमी है। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि मीनिंग या अर्थ को सुख से ऊपर रखना चाहिए। जो लोग सिर्फ खुशी के पीछे भागते हैं वे अक्सर उसे कभी पकड़ नहीं पाते। खुशी कभी भी सीधा लक्ष्य नहीं हो सकती ना? बिल्कुल नहीं। खुशी हमेशा किसी सार्थक काम को करने का एक बाय प्रोडक्ट होती है। ये तो बिल्कुल उस तितली वाले उदाहरण की तरह है। आप जितना ज्यादा तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागेंगे वो उतना ही दूर उड़ेगी और आप थक जाएंगे। सही कहा। लेकिन अगर आप चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, अपने बगीचे में पौधे लगा रहे हैं, तो शायद वो तितली खुद आकर आपके कंधे पर बैठ जाए। ये बात जीवन के अर्थ और खुशी पर भी लागू होती है। मतलब अगर हम सिर्फ अपनी खुशियों के पीछे, अपनी संतुष्टि के पीछे भागेंगे तो अंत में सिर्फ निराशा और न्यूजेनिक न्यूरोसिस ही मिलेगा। लेकिन अगर हम कोई अर्थपूर्ण काम करें, किसी और की भलाई के लिए जिम्मेदारी उठाएं, तो खुशी खुद ब खुद मिल जाएगी। और जब हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे वो अपने परिवार की देखभाल हो, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना हो या किसी सामाजिक कारण के लिए खड़ा होना हो, तो हम अपने जीवन में एक अर्थ का निर्माण कर रहे होते हैं। और यही हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। हाँ, और फ्रैंकल का मानना था कि जब जीवन में कोई अर्थ होता है तो इंसान बड़े से बड़ा दुख भी आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। ये बात हमें सीधे इस बिंदु पर लाती है कि इंसान अपने दर्द को उद्देश्य में कैसे बदल सकता है। और सच कहूं तो विक्टर फ्रैंकल से बेहतर ये बात दुनिया में और कौन समझा सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फ्रैंकल सिर्फ एक कमरे में बैठकर थ्योरी लिखने वाले दार्शनिक नहीं थे। उन्होंने होलोकॉस्ट के दौरान नाजी यातना शिविरों का सामना किया था। उन्होंने मानव इतिहास का सबसे भयावह दर्द झेला था। अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी, अपने माता पिता और अपने भाई को खो दिया था। कड़कड़ाती ठंड, भुखमरी और हर पल मौत का साया।
वहां सुख तो दूर की बात थी, इंसान होने की गरिमा भी छीन ली गई थी। फिर ऐसे अकल्पनीय हालातों में कोई इंसान अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रख सकता है? वहां तो अर्थ खोजना नामुमकिन सा लगता है। और यही उनकी सबसे बड़ी खोज सामने आई। फ्रैंकल ने नोटिस किया कि कैंप में जिन लोगों ने भविष्य की उम्मीद छोड़ दी थी, जिनका कोई उद्देश्य नहीं बचा था, वे बहुत जल्दी मर गए। तो फ्रैंकल ने खुद को कैसे बचाया? फ्रैंकल ने उस भीषण दर्द को भी एक उद्देश्य में बदल दिया। कैंप के अंदर वे ये कल्पना करते थे कि युद्ध खत्म होने के बाद वो एक बड़े हॉल में खड़े होकर लोगों को मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि कैंप के अनुभवों से उन्होंने क्या सीखा। उन्होंने अपने भविष्य का एक अर्थ ढूंढ लिया था। हाँ, उन्होंने अपनी नष्ट हो चुकी पांडुलिपि को फटे हुए कागजों पर दोबारा लिखना शुरू किया। उनका यह अर्थ ही था जिसने उन्हें जिंदा रखा। वे हमें सिखाते हैं कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते, लेकिन उन हालातों के प्रति हमारा जो नजरिया है, उसे चुनने की अंतिम आजादी और जिम्मेदारी हमेशा हमारे पास होती है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। अपनी स्थिति को चुनने की वो अंतिम स्वतंत्रता जिसे दुनिया की कोई भी क्रूर ताकत हमसे नहीं छीन सकती। इन सब बातों को जानने के बाद ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये किताब किन लोगों के लिए है। ये किताब उन सभी के लिए है जो अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, जो उस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में बैठकर घबरा रहे हैं, जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी से लड़ रहे हैं, या जो अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं। उनके लिए ये किताब एक संजीवनी की तरह है। बिल्कुल। स्रोत में इस किताब को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है कि इसका नेचर बहुत ही डीप, सीरियस और आंखें खोलने वाला है। ये शायद शुरुआती पाठकों के लिए थोड़ी भारी हो सकती है। ये चेतावनी बहुत जरूरी है। ये कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है जो सुबह जल्दी उठने के 5 टिप्स देकर खुश कर दे। हाँ, ये आपको आपके अस्तित्व के आईने के सामने खड़ा कर देती है। अगर हम फ्रैंकल की किताबों की तुलना करें तो उनकी जो पहली और सबसे मशहूर किताब है, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर सोचने पर मजबूर किया था। और ये दूसरी किताब, ये किताब द अनहर्ड क्राई फॉर मीनिंग, उससे भी एक कदम आगे जाती है। पहली किताब अगर लोगोथेरेपी का एक परिचय थी, तो ये किताब आज के आधुनिक इंसान के उस खोखलेपन और अर्थहीनता के खिलाफ एक पुकार है जिसे हम हर दिन महसूस कर रहे हैं। ये इंसान को अंदर तक जगा देती है और उसे अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रेरित करती है। एकदम सही। ठीक है, तो आज के इस सफर को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि केवल बाहरी सफलता, बैंक बैलेंस, शानदार गाड़ियां और सोशल मीडिया की चमक हमारी आत्मा के खालीपन को नहीं भर सकती। हमें अपनी आत्मा की पुकार सुननी होगी। हाँ, उस डैशबोर्ड की जलती हुई लाल बत्ती को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि उदासी या खालीपन हमेशा कोई बीमारी नहीं होती। कभी-कभी वो एक संदेश होता है कि हम गलत रास्ते पर हैं। हमें सिर्फ अपनी खुशी के पीछे भागने के बजाय जीवन में जिम्मेदारी उठाने और अपने अर्थ की तलाश करने की हिम्मत जुटानी होगी। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं एक ऐसे विचार की ओर ध्यान खींचना चाहूंगी जो इस पूरी किताब की बुनियाद पर खड़ा है, लेकिन हमें एक बहुत ही नए और शायद डरावने दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर करता है। वो विचार क्या है? हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति का डिप्रेशन और खालीपन इस बात का संदेश है कि उसके निजी जीवन में अर्थ की कमी है। लेकिन आज पूरी दुनिया में जिस तेज रफ्तार से एंग्जाइटी, अकेलापन और एडिक्शन बढ़ रहा है, लाखों करोड़ों लोग एक ही तरह के खालीपन से जूझ रहे हैं। हाँ, ये तो एक वैश्विक महामारी की तरह है। तो क्या ये इस बात का इशारा है कि हमारी पूरी मानव सभ्यता ही सामूहिक रूप से अपना अर्थ खो चुकी है? और अगर सच में ऐसा है, तो एक समाज के रूप में हम अपना ये सामूहिक अर्थ वापस कैसे पा सकते हैं? क्या हमें नई परंपराओं की जरूरत है या जिम्मेदारी की किसी नई परिभाषा की? ये सवाल वाकई में रोंगटे खड़ी करने वाला है और मुझे यकीन है कि ये लंबे समय तक हम सबके जहन में गूंजता रहेगा। तो आज की इस खास चर्चा में इतना ही। सुनते रहिए और मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।